I hope you all are doing very well. Guys, my name is Anshul, and in this video, we will be covering the next part of chapter number 7 of ACCA F8, and the name of the chapter is Evidence. So let's start, guys. So जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गाइस एविडेंस में दैट इज़ ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स. अब ये जो टॉपिक है अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है ये. ठीक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू ऑडिट एविडेंस. बेसिकली ऑडिट एविडेंस हो गया, जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उन सब से थोड़ा हटके टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. तो ऑटोमेटेड टूल्स एंड टेक्निक्स में देर आर 3 टाइप ऑफ टूल्स या टेक्निक्स. एक होता है टेस्ट डेटा, एक ऑडिट सॉफ्टवेयर और एक डेटा एनालिटिकल टूल जिसको हम शॉर्ट में DA बोलते हैं. ये तुम्हें आगे पता चलेगा, काफ़ी जगहों पे हमने इनका रेफरेंस DA से लिखा हुआ है. ठीक है, सो टेस्ट डेटा, ऑडिट सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिटिकल टूल्स. अब सबसे पहले आता है हमारा टेस्ट डेटा. तो ये जो टेस्ट डेटा है इसको समझने के लिए ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत एज सच नहीं है. मैं इस पर कांटा नहीं मार रहा हूँ, रीज़न बीइंग ये तुम्हें खुद पढ़ना है. मैं तुम्हें टेस्ट डेटा का मतलब बता रहा हूँ. ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है, एक बार पढ़ोगे अच्छे से समझ आ जाएगा. सो व्हाट अ टेस्ट डेटा इज़, एग्जाम्पल देके बताता हूँ. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे इंडिया में चलता है टैली, या चलो मैं सिंपल लिख देता हूँ, आई विल नॉट नेम अ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. जैसे कोई भी मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं जर्नल एंट्री. हम जर्नल एंट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस जर्नल एंट्री को प्रोसेस करके अपने आप ही इसका लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ ऑटोमेटिकली बना लेता है. ठीक है, क्योंकि ये सब फॉर्मेटिंग की गेम होती है. मेन तो जो हमारा काम होता है दैट इज़ डूइंग जर्नल. तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट यूज़ कर रहा है, हमने क्या किया, अब हमें पता है क्लाइंट, ऑब्वियसली जब क्लाइंट से हम उसकी बुक्स मांगेंगे अपनी बुक्स, तो वो कहाँ से हमें बुक्स ला के देगा, इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में से. क्यों, वो सारी बुक्स अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बनाता है. अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक एंट्री, जर्नल एंट्री चेक करें कि उसने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ठीक से डाली है कि नहीं डाली. इट विल बी वेरी लेंथी फॉर अस. तो हमने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, हमने इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक टेस्ट एंट्री डाली. ठीक है, टेस्ट एंट्री डालने के बाद हमने देखा कि प्रोसेस होते होते इसका इफ़ेक्ट क्या आता है, और टेस्ट एंट्री का हमें पता है कि इस एंट्री का इफ़ेक्ट क्या आना चाहिए. तो हमने एक टेस्ट एंट्री डाली और टेस्ट एंट्री डाल के देखा कि इसका इफ़ेक्ट क्या आया. कुछ एंट्रीज़ मैंने ऐसे डाली कि जैसे टेस्ट एंट्री मैंने नॉर्मल कोई भी जर्नल एंट्री डाल दी. उसके बाद मैंने एक जर्नल एंट्रीज में क्या डाली, जहाँ पे डेबिट का टोटल आ रहा है 1000 और क्रेडिट का टोटल आ रहा है 900. जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने एक जर्नल एंट्री डाली इसमें जिसका डेबिट का टोटल आ रहा है 1000 और क्रेडिट का आ रहा है 900. दैट मीन्स ये एंट्री रॉन्ग है, इट्स अर्थमेटिकल एरर. क्यों, क्योंकि जर्नल एंट्री का रूल होता है डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा मैच करता है. ये सारे बच्चों को पता होगा, है ना, इट्स वेरी कॉमन. अब तो हम ऑडिटिंग पे आ चुके हैं. तो पॉइंट ये है, मैंने जब ये एंट्री सॉफ्टवेयर में डाली, इस सॉफ्टवेयर में कोई एरर नहीं आया, इस सॉफ्टवेयर ने कोई एरर नहीं दिखाया. दैट मीन्स इसने ये एंट्री भी प्रोसेस कर ली. उससे हुआ ये कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फिगर्स मिसमैच हो गई, एसेट लायबिलिटी साइड में कुछ फ़र्क आ गया, बट चलो इतना डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे. पॉइंट ये है कि इसने ये वाली एंट्री भी प्रोसेस कर ली. इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ अ एरर इन द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है ना. लेकिन अगर ऐसा होता कि इसने ये एंट्री को प्रोसेस नहीं करा, एरर दिखा दिया कि अलर्ट डेबिट और देयर इज अ डिफरेंस इन डेबिट और क्रेडिट, तो दिस एंट्री कैन नॉट बी प्रोसेस्ड. तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक से काम कर रहा है. ठीक है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेस्ट डेटा यूज़ करते हैं. हम कुछ डमी एंट्रीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डालते हैं टू सी कि उसका इफेक्ट सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा. दिस इज कॉल्ड टेस्ट डेटा. सो टू बी सक्सेसफुल टेस्ट डेटा शुड इंक्लूड बोथ डेटा विद एरर्स built into it and data without errors. Example, कोड्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट. जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हर क्लाइंट का एक कोड होता है, कोड नंबर 1, कोड नंबर 2. तो मैंने कुछ कोड ऐसे डाल दिए जो सॉफ्टवेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करते.
तो क्या वो सॉफ्टवेयर उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ट्रांजैक्शंस अबव प्री डिटरमाइंड लिमिट्स, कई बार क्या होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में कि मैंने बोला है कि पूरे साल की सैलरी या एक मंथ की सैलरी 2 लाख से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सैलरी का खर्चा 2 लाख से ज़्यादा डल गया तो वो एरर दिखा देगा, एक रेड अलर्ट आ जाएगा कि सैलरी 2 लाख से ज़्यादा होगी। ठीक है, एक जैसे मैंने लिमिट सेट करी हुई है, तो वो चीज़ मैंने चेक करी। इनवॉइसेस विद अर्थमेटिकल एरर्स लाइक दिस, कि कैलकुलेशन एरर है। सबमिटिंग डाटा विद इनकरेक्ट बैच कंट्रोल टोटल, इतना ज़्यादा डिटेल में तुम्हें नहीं सोचना, मतलब सिर्फ ये मैंने सही एंट्रीज और गलत एंट्रीज डाल के देखी और देखा कि ये प्रोसेसिंग उन एंट्रीज को कैसे कर रहा है। अगर तो प्रोसेसिंग ठीक कर रहा है, गलत को गलत दिखा रहा है, तो सॉफ्टवेयर ठीक है, फिर तो इसका मतलब एंट्रीज मोस्टली सारी ठीक ही डली होंगी। अगर एंट्रीज हमें पता है क्या डली है, तो सॉफ्टवेयर ने जो ये चीज़ें बना के हमें दी हैं वो चीज़ें ठीक बनाई होंगी सॉफ्टवेयर ने, हमें ये सारा पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ गड़बड़ है दैट मीन्स फिर तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। अब जो डेटा हमारा होता है, जो हम डालते हैं डेटा, तुम कहोगे कि सर इतना टाइम किसके पास होता है कि हम उनके सॉफ्टवेयर में डेटा डालें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्लाइंट के, क्या क्लाइंट हमें अलाउ करेगा? हाँ, क्लाइंट को तो हमें इस चीज़ के लिए अलाउ करना ही पड़ेगा क्योंकि हम उसके ऑडिटर हैं। अब जो क्लाइंट का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है एएस, इसमें डेटा कैसे डाला जा सकता है? मतलब वैसे तो जर्नल एंट्री के थ्रू ही, बट किस टाइम इंटरवल पे? या तो ऐसा हो सकता है कि हम क्लाइंट को बोले कि शाम को 6 बजे के बाद 6 PM के बाद अपना ऑफिस बंद कर दो, 6 से लेके 10 बजे तक हम इसके बीच में ऐसे एंट्रीज डाल के चेक टेस्ट करेंगे। एक तो ये भी हो सकता है। एक क्या हो सकता है, जब एक अकाउंटेंट इसमें एंट्रीज कर रहा है तभी हमने उस अकाउंटेंट को बोला कि 1 सेकंड रुक जा, एक एंट्री मैं भी करके देखता हूँ कि उसका इफेक्ट क्या होता है। लेट्स सी कि ग्रुपिज्म में जब सारी एंट्रीज होती हैं तो इस एंट्री का इफेक्ट क्या आता है। सो 2 टाइप के जो हमारे टेस्ट होते हैं, एक होता है लाइव टेस्ट, एक होता है डेड टेस्टिंग। ठीक है, सो डेटा में बी प्रोसेस ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल, दैट इज कॉल्ड लाइव टेस्ट डेटा, कि ड्यूरिंग जब काम चल रहा है तभी हमने टेस्ट करा, और ड्यूरिंग अ स्पेशल रन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आउटसाइड द नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल, कि बिजनेस के काम करने के बाद हमने इसमें टेस्टिंग शुरू करी। बोथ हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो लाइव टेस्ट कुड इंटरफियर इन द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम और करप्ट मास्टर फाइल्स और स्टैंडर्ड डेटा। अगर हम इसमें काम लाइव डेटा के साथ साथ कुछ एंट्रीज कर रहे हैं, अगर मान लो हमने कोई अर्थमेटिकल एरर वाली एंट्री डाल दी और कुछ इशू हो गया सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर डिलीट हो सकता है, सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, जितना डेटा डाला था वो डिलीट हो सकता है, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। डेड टेस्टिंग अवॉइड दिस इशू, अगर हम डेड टेस्टिंग करते हैं तो ये इशू अवॉइड करता है। कैसे? क्योंकि 6 बजे जब सिस्टम बंद होता है हर कंपनी का, तो वहाँ पे कंपनी वाले हमेशा इसका एक बैकअप लेके रखते हैं। सारा हमने ऑलरेडी F1 में पढ़ा हुआ है, ठीक है, और तुम्हें पता होगा ये चीज़ कि कंपनी जब अपनी बुक्स क्लोज करती है हर रोज़ डे एंड पे, डेटा का हमेशा 2-3 जगह पे बैकअप लिया जाता है सेफ्टी के लिए। तो कोई चक्कर नहीं, अगर मान लो डिलीट भी हो गया तो हम बैकअप से रिस्टोर कर लेंगे। सो डेड टेस्टिंग अवॉइड्स दिस इशू बट ओनली गिव्स assurance that system works when not operating live. This may not be reflective of the strains in the system put under normal condition. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो ये टेस्टिंग करी है 6 और 10 के बीच में, यहाँ पे तो इसने प्रोसेस ठीक कर दिया, बट हमें क्या पता कि वाइल वर्किंग जब बहुत सारी एंट्रीज में चल रही होती हैं उस टाइम पे इतनी हैवी प्रोसेसिंग ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम पे तो वैसे ही काम कुछ नहीं होता, खाली है, तो सिस्टम खाली है, कोई प्रेशर नहीं है, तो इस टाइम पे तो बहुत इजीली एंट्रीज हो जाएंगी। लेकिन जब ऑलरेडी इसमें बहुत सारी एंट्रीज डल रही हैं, एडिटिंग हो रही है, सारे चेक कर रहे हैं, सिस्टम 10 जगहों पे खुला पड़ा है, उस टाइम पे इसमें कितना प्रेशर हैंडल करने की पावर है, कहीं गलत एंट्रीज को और गलत से प्रोसेस ना कर दे, वो चीज़। तो दीज आर 2 टाइप ऑफ टेस्ट, लाइव टेस्ट एंड डेड टेस्ट। अब टेस्ट डेटा के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सो जैसा कि तुम्हें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एडवांटेज ऑफ टेस्ट डेटा इज इट enables the auditor to test programs control which wouldn't otherwise be able to test it. Once designed, cost incurred will be minimum unless the program controls are changed requiring test data to be redesigned. मतलब एक बार हमने टेस्ट डेटा पूरा बना दिया, इसमें खर्चा आएगा, लेकिन उसके बाद जब भी हमें अगर हर मंथली ऑडिट करना है सारे मंथ्स का, या हर साल ऑडिट करना है, तो हम टेस्ट डेटा जो हमने बनाया है उस सॉफ्टवेयर में एज इट इज़ डाल देंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस साल सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक बारी की कॉस्ट होती है, लेकिन जब तक इनके सिस्टम में कोई चेंजेस ना हो,
जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं तब तक टेस्ट डेटा को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेज। तो पहला डिसएडवांटेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेस्ट डेटा का बिगेस्ट डिसएडवांटेज इज कि देयर इज अ रिस्क ऑफ करप्टिंग द क्लाइंट सिस्टम, कि क्लाइंट का सिस्टम करप्ट हो सकता है। दूसरा, रिक्वायर्ड टाइम टू बी स्पेंड ऑन क्लाइंट सिस्टम इफ यूज्ड इन अ लाइव एनवायरनमेंट विच मे नॉट बी कन्वीनियंट फॉर क्लाइंट। कि अगर क्लाइंट काम कर रहा है और क्लाइंट को हम बोलें कि हमें आपका सिस्टम चाहिए काम के बीच में, तो हो सकता है क्लाइंट इस बात से मना करे कि नहीं यार मैं अभी अपना नहीं दे सकता, कुछ प्रॉब्लम होगी, मैं कैसे काम, फिर मेरा काम रुक जाएगा सारा। तो क्लाइंट कभी कभार इस चीज़ के लिए मना कर सकता है। ठीक है, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ टेस्ट डेटा। सो दिस इज ऑल टेस्ट डेटा। एक बार बस इसको रीड भी कर लेना, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर, नॉट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है गाइस, दैट इज ऑडिट सॉफ्टवेयर। सो ऑडिट सॉफ्टवेयर अब क्या होता है? अब जैसे हमने टेस्ट डेटा देखा था, एक हमारा होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है कि जो भी हम उसमें जर्नल एंट्री डालते हैं, जर्नल एंट्री उसको प्रोसेस करके वो लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। अब ऑडिट सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? ऑडिट सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, या जो भी हमने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रायल बैलेंस, लेजर्स बनाए हैं, इन सब को यूज़ करके उसके अंदर से कुछ वैल्यू ऐड करके हमें देता है। वैल्यू ऐड कैसे? जैसे मैंने ऑडिट सॉफ्टवेयर में एक चीज़ डाली कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी, जैसे मान लो सेल्स, हमारी नॉर्मल जो सेल्स है पूरी कंपनी की, दैट इज लेट्स से 100 मिलियन। तो मैंने बोला जो भी सेल फिगर 2 मिलियन से ज़्यादा की, अगर कोई भी सेल 2 मिलियन से ज़्यादा की है, उसका रिकॉर्ड निकाल ले। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर ने क्या किया, जब ऑडिट सॉफ्टवेयर मैंने इस पर चलाया तो उसने क्या किया, जितनी भी 2 मिलियन से ऊपर की सेल हुई थी वो इस डेट को, इस पर्सन को इतने की सेल हुई थी, ऐसे इंफॉर्मेशन मुझे निकाल के दे दी। ठीक है, तो एक तरह से मुझे हेल्प मिल गई, रादर देन ये सारा काम खुद करने के, कि मैं मैनुअली सारी सेल्स देखता, फिर सॉर्ट करता, देन उसमें से मैं सारी फिगर्स निकाल के अलग से लिखता। ये चीज़ मुझे सॉफ्टवेयर ने ही करके दे दी। इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल ऑडिट सॉफ्टवेयर का क्या होगा, जैसे कंपनी की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब मैंने ऑडिट सॉफ्टवेयर में डाला, इसने मुझे सारी रेशोज़, जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर रेशोज़ थी, वो रेशोज़ निकाल के दे दी। जैसे मैंने 15 रेशोज़ इसमें सेट करी हुई हैं, सारी रेशोज़ इसने निकाल के दे दी। मैंने सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है कि कौन सी रेशो का प्री डिटरमाइंड रेट क्या है, कि अगर इस इतना, जैसे 2:1 रेशो है, लेट्स से करंट रेशो इज़ 2:1, अगर है दैट मीन्स दिस इज़ आइडल। इससे ज़्यादा है 3:1 तो क्या होगा इसका रीज़न, अगर 2:1 से कम है, लेट्स से 1:1, तो मुझे क्या बताना है। तो जैसे ही मैंने ये सारी फिगर्स जब ऑडिट सॉफ्टवेयर में डाली, तो इसने ऑटोमेटिकली मुझे सारी रेशोज़ निकाल दी। जो जो ओके थी वो ग्रीन मार्क कर दिया, जस्ट एन एग्जांपल, और जो जो नॉन ओके थी उनको रेड मार्क कर दिया कि ये रेड है, ये रेशो आपकी ज़्यादा ख़राब है, ये कम है या ज़्यादा है, बट देयर इज़ अ डेविएशन। तो दीज आर काइंड ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब ऑडिट सॉफ्टवेयर और भी बहुत टाइप के हो सकते हैं। स्क्रूटिनी भी कर सकते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर। कैसे? कई जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं हमारे, या बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं, जैसे सेल ट्रांजैक्शन है, तो सेल ट्रांजैक्शन का जो बिल है, प्रॉपर बिल, वो भी सॉफ्टवेयर में डला हुआ है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसमें सेल की एंट्री डली हुई है, साथ ही उसका बिल, साइंड बिल भी अनेक्स्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल फॉर्मेट है, पीडीएफ में डाल के वो यहीं पे क्लाइंट से ऑनलाइन डिजिटली साइन करा के अपने पास रख लेते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, डिजिटली साइन क्या होता है कि तुम कंप्यूटर से ही उसको साइन कर सकते हो यूजिंग योर डिजिटल पेन ड्राइव। कई कुछ पेन ड्राइव्स होती हैं जिसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स। इस पेन ड्राइव में तुमने अपने सिग्नेचर स्टोर कर लिए। जब भी तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन साइन करना है तो पीडीएफ ओपन करके ये पेन ड्राइव जब तुम अपने पीसी में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे यहाँ पे साइन आ जाएंगे कि डॉक्यूमेंट तुमने ऑनलाइन सर्टिफाई कर दिए। ठीक है, पता चलेगा तुम्हें धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में। तो जैसे जितने भी ये बिल्स होते हैं ऑनलाइन साइन होके सारे के सारे सिस्टम में ही डले हुए हैं। तो मैंने जब ऑडिट सॉफ्टवेयर चलाया टू स्क्रूटिनाइज कि सेल की जो जर्नल एंट्री है, इसका अमाउंट
इस बिल के अमाउंट से मैच करता है कि नहीं करता, और टोटल जितना सेल है उतने के बिल्स हैं कि नहीं। तो वो चीज़ मैंने जब ऑडिट सॉफ्टवेयर में चलाई तो वहाँ से मुझे रिजल्ट निकल के आ गया कि जैसे कुछ जर्नल एंट्री सी ये मैच नहीं करी, इसके बिल्स नहीं है, कुछ बिल्स ऐसे हैं जिसकी एंट्री गलत डली हुई है, टोटल सेल एज पर जो मेरी एंट्रीज हैं इज़ डिफरेंट फ्रॉम टोटल सेल जिसके मेरे पास बिल्स हैं। तो दीज आर काइंड ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर। ठीक है, याद रखना, ऑडिट सॉफ्टवेयर आर नॉट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, ये ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ऑडिट करने में। आजकल बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है समझने में कि अगर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आ रहा है धीरे धीरे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अकाउंटेंट्स की या ऑडिटर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे अगर ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत तगड़े तगड़े बनने शुरू हो गए, इन्होंने खुद ही ऑडिट करना शुरू कर दिया सॉफ्टवेयर्स ने, तो हमारी ऑडिटर की यानी ACCA की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। इस टॉपिक पे मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना के समझाऊंगा जो कि तुम्हें ये चीज़ क्लियर कर देगा कि ऐसा कुछ नहीं है, AI के आने से हमारा नुकसान नहीं होगा बल्कि AI के आने से हमारा फ़ायदा ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से हमारा फ़ायदा होगा, कैसे वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो ये है हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू इंटेरोगेट अ क्लाइंट सिस्टम। इट कैन ईदर बी, ये तुम पढ़ लेना, सिंपल सी लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। अब इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हुई, कुछ प्रोसीजर्स दैट कैन बी परफॉर्म बाय अ ऑडिट सॉफ्टवेयर। जैसे पहला, एक्सट्रैक्टिंग सैम्पल्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। जैसे मैंने बताया था कि मैंने बोला है कि सेल्स जितनी भी 1 लाख से ऊपर की हैं, 1 मिलियन से ऊपर की है, वो निकाल के दे दो, लाइक दैट। ओवर अ सर्टेन अमाउंट, एग्जाम्पल इंडिविजुअल मटेरियल बैलेंस। बिलो अ सर्टेन अमाउंट, एग्जाम्पल डेबिट बैलेंस अगर पेबल का उससे कम है या उससे ज़्यादा है वो निकालो, लाइक दैट। Calculating ratios and select indicators that fail to meet that predefined criteria, जो मैंने बताया था कि मैंने बेंचमार्क सेट किया हुआ है रेशो में और वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। कास्टिंग लेजर्स एंड शेड्यूल्स, रीकैलकुलेशन ऑफ अमाउंट सच एज डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन जो कंप्यूटर में जो हमने सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है कि ये एसेट्स ओपनिंग थे, इतने हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए थे, इतने सेल किए थे, डेट्स ऑफ ऑटोमेटिकली डली हुई हैं, तो उसने डेप्रिसिएशन भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली, हमें करनी नहीं पड़ी, मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। और हमने चेक करा कि जो कंपनी ने अकाउंट्स करते हुए जर्नल एंट्री डाली है डेप्रिसिएशन की, वो जो अमाउंट डेप्रिसिएशन कंपनी ने क्लेम किया है, क्या वो हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। टैक्सेस हमने सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे टैक्सेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। टैक्सेशन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, हम अपनी इनकम्स जो भी डिडक्शंस वगैरह है वो डालते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, तो हमने क्लाइंट के सिस्टम में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें चेक किया कि क्लाइंट ने कितना टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है और हमारे अकॉर्डिंग टैक्स कितना बन रहा है और ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, लाइक दैट। प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, बजट वर्सेज एक्चुअल, हमने पिछले साल की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर में देखा कि इस साल का बजटेड फिगर्स क्या होनी चाहिए और इस साल की एक्चुअल फिगर्स क्या है, उनके बीच में डेविएशन। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। एक बारी की मेहनत होती है, इसको करने के बाद तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर ही कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ डेटा सच एज इनवॉइसेस बाय कस्टमर और एज, हमने सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन दी ऑडिट सॉफ्टवेयर को कि जितने भी कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स यानी डेटर्स जिनसे हमें पैसे आने, इनका कब से अमाउंट ड्यू है उसकी लिस्ट निकाल के दे के सॉर्ट कर दो। जैसे मिस्टर ए था, उससे 600 दिन हो गए अभी तक पैसे नहीं आए। उसके बाद मिस्टर बी था, वो 300 दिन से उसके पैसे नहीं आए। मिस्टर सी था, उसके 270 डेज हुए थे। ऐसे करके मैंने देख लिया कि कितने पुराने लोग हैं, सबसे पहले इनसे पैसे मंगाओ। जो लेटेस्ट है, जिन्होंने 30 दिन से पैसे नहीं दिए, इनका तो फिर भी कर सकते हैं। तो लाइक दैट। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑडिट सॉफ्टवेयर। दिस इज कॉल्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे ऑडिट सॉफ्टवेयर के, तो पहला एडवांटेज ये होगा, कैलकुलेशन एंड कास्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स विल बी क्विकर, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। मोर ट्रांजैक्शंस कैन बी टेस्टेड एज कम्पेयर टू मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग करूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। द कंप्यूटर फाइल्स आर टेस्टेड रादर देन प्रिंट आउट्स, के कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं, सिस्टम में जो फाइल्स हैं, वही टेस्ट होती है रादर देन प्रिंट आउट, क्योंकि प्रिंट आउट तो हमें मैनुअली चाहिए होता है कि मैंने सॉफ्टवेयर चेक किया कि सॉफ्टवेयर में आपने ये एंट्री डाली हुई है, इसका एविडेंस जो मैनुअल प्रिंट आउट निकाल के देखा कि अच्छा प्रिंट आउट में ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो मैनुअल की जगह अब सारा काम कैसे हो रहा है, सॉफ्टवेयर में ही।
कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव वंस सेटअप। एक बार सेटअप हो जाए तो इट कैन बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला, bespoke सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सपेंसिव टू सेटअप। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं तुम्हें ऑडिट सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, देर आर लॉट ऑफ फर्म्स इन वर्ल्ड, मतलब छोटी भी होती है बड़ी फर्म भी होती है। तो एक स्मॉल साइज फर्म के लिए एक ऑडिट सॉफ्टवेयर खुद से डिजाइन करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि परचेज ऑडिट सॉफ्टवेयर अपने अकॉर्डिंग बनवाना, सारी चीजें करना इज वेरी कॉस्टली। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर बने बनाए, इनको ऑफ शेल्फ बोलते हैं, बने बनाए सॉफ्टवेयर अगर एक स्मॉल साइज कंपनी मार्केट से लेती है, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ऐसे ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर भी मार्केट में मिलते हैं। तो अगर ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर वो लेना चाहती है, वो भी इसको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, नहीं सॉरी, ये सस्ता पड़ेगा रादर देन अगर एक स्मॉल साइज फर्म अपने अकॉर्डिंग ऑडिट सॉफ्टवेयर बनवाना चाहती है, तो इट विल बी वेरी कॉस्टली। सो bespoke सॉफ्टवेयर मींस सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड, कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग अगर मैं सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा, तो अगर 10 क्लाइंट है, 10 के अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें अलग अलग चीजें हों, तो इट विल बी वेरी कॉस्टली। ट्रेनिंग ऑफ ऑडिट स्टाफ विल रिक्वायर्ड एंड इनकर एडिशनल कॉस्ट। अब अगर मैंने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाला है, तो सॉफ्टवेयर में ऑडिट सॉफ्टवेयर डाला है, तो सॉफ्टवेयर में काम कैसे करना है, उसमें से रिजल्ट कैसे निकालने हैं, इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसका भी खर्चा एडिशनल आएगा। ऑडिट सॉफ्टवेयर में स्लो डाउन और करप्ट क्लाइंट सिस्टम में जब मैं ऑडिट सॉफ्टवेयर चलाऊंगा, हो सकता है उसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही हैंग हो जाए, सिस्टम हैंग हो जाए, इतना हैवी सॉफ्टवेयर हम उठा ही नहीं पाए। इफ एरर्स आर मेड इन डिजाइन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, इश्यूज में गो अनडिटेक्टेड बाय द ऑडिटर। अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हुए जिससे हमने बनवाया है, उसने कुछ भी इसमें छोटी मोटी भी गड़बड़ कर दी, देन व्हाट विल हैपन। अगर छोटी मोटी भी गड़बड़ कर दी, तो हमारा सॉफ्टवेयर सारा का सारा खराब हो जाएगा और रिजल्ट सारे खराब हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट दो टॉपिक्स जो हमारे आते हैं, दैट इज, एक आता है हमारा कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर। सो CAAT, दैट मीन्स कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट सॉफ्टवेयर। तो जो हमने अभी पढ़ा है ऑडिट टेक्निक, सॉरी मैं सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। सो ये बेसिकली ऑडिट सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहे हैं। दिस इज अनदर नेम ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर, कि बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू हम ऑडिट कैसे कर सकते हैं। तो इसको तुम एक बार पढ़ लेना, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। आई एम नॉट टीचिंग यू दिस, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। जो हमने ऊपर पढ़ा है ये एग्जैक्टली उसी की तरह है, एक छोटा सा भी डिफरेंस इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है अदर टाइप ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, या जैसे हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़े थे, तो कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। सो बेसिकली क्या होता है ये, कि हम कंप्यूटर्स की हेल्प कैसे ले सकते हैं ऑडिट में। तो ऑडिट सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कि हमने कंप्यूटर के थ्रू ऑडिट करा है। सो और किस तरीके से हम कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर में। सबसे पहला होता है हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज़। अब इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी क्या होता है, जैसे हमने टेस्ट प्रोसीजर पढ़ा था, टेस्टिंग हमने क्या किया था कि हम कंप्यूटर जो क्लाइंट का है उसके सॉफ्टवेयर में कुछ डमी एंट्रीज डालते हैं, है ना। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज़ में क्या होगा कि अब टेस्ट डालने के लिए हमें इसमें डमी लेजर्स भी बनाने पड़ेंगे। जैसे हमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब तुम कंप्यूटर में कोई जर्नल एंट्री डालो, जैसे मान लो मैंने डाल दिया डेबिट कार क्रेडिट कैश। अब कंप्यूटर को क्या पता कि कार कौन सी कार है, ऐसे थोड़ी कोई सॉफ्टवेयर होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कि कार को वो आइडेंटिफाई कर लेगा। मुझे इसका लेजर बनाना पड़ेगा, कौन सा लेजर इसका बनेगा, फिक्स्ड एसेट का लेजर। दैट मीन्स अगर मैं कार की कोई भी एंट्री करूंगा दैट विल अफेक्ट द फिक्स्ड एसेट। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब भी हम कोई नाम लिखते हैं उसका हमेशा हमें हेड बताना पड़ता है, लेजर बताना पड़ता है। तो अगर मैं टेस्टिंग एंट्रीज करूंगा, ये एंट्रीज करने के लिए मुझे सबके पहले लेजर्स भी तो बनाने पड़ेंगे ना। अगर मैं लेजर्स ही नहीं बनाऊंगा तो एंट्री उठाएगा ही नहीं। उसमें मैंने कुछ लिख दिया, कोई लेजर ही नहीं है, तो वो कार को कहाँ डालेगा, एक्सपेंस बनाएगा, एसेट बनाएगा, लायबिलिटी बनाएगा, इनकम क्या बनाएगा, उसको क्या पता कार क्या है। कार की जगह मैंने कार्स लिख दिया तो क्या होगा। तो दिस इज अप टू मी कि हर अकाउंट का मुझे एक लेजर बताना पड़ेगा। दैट इज इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटीज। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ डमी लेजर्स एंड रिकॉर्ड्स
टू विच टेस्ट डेटा कैन बी सेंट, कि टेस्ट डेटा भेजने के लिए हमें डमी लेजर्स बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर। अब एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या होता है? अभी हमने क्या पढ़ा था ऑडिट सॉफ्टवेयर में, कि हम एक ऑडिट सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी कुछ डिटेल्स वगैरह डाल के, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन इसमें डाल के ऑडिट सॉफ्टवेयर हमें रिजल्ट देता है। लेकिन एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्लाइंट है और ये क्लाइंट का सिस्टम है, लेट्स से ये है जो दिस इज क्लाइंट का सिस्टम। तो रादर देन मैंने अपना सॉफ्टवेयर बनवाने के, मैंने क्लाइंट के सिस्टम में ही एक एडिशनल सॉफ्टवेयर डलवा दिया। एडिशनल सॉफ्टवेयर मैंने क्लाइंट के सिस्टम में ही डलवा दिया। ठीक है, क्यों डलवाया मैंने क्लाइंट के सिस्टम में? कि यहीं पे मैंने और सॉफ्टवेयर डलवा दिया कि जब भी मैं चाहूँ क्लाइंट के पास गया, ये सॉफ्टवेयर में अपना पासवर्ड डाला और जो डिटेल चाहिए वो ले ली। जैसे मुझे पता है कि साल में 10 बार मुझे जाना पड़ेगा या हर महीने के एंड में जाना पड़ेगा, तो हर महीने के एंड में गया, अपना सॉफ्टवेयर रन किया, इंफॉर्मेशन निकलवाई और आ गया। सॉरी so this is called embedded audit software. So this require a purpose written audit program. So this is a purpose written audit program to be embedded into client's accounting system, कि client के accounting system में जो purpose के लिए मुझे audit करना था वो मैंने बना दिया। The program will be designed to perform certain tasks similar to audit software with the advantage that it can be turned on and off at the auditor's wish throughout the accounting year. This allows auditor to gather information on certain transactions for later testing and can be identified peculiarities and other that require attention. So point is integrated software क्या होता है कि टेस्ट करने के लिए जो मुझे लेजर्स बनाने हैं वो, और एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मैंने रादर देन अलग से एक सॉफ्टवेयर बनवाने के, अपने लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर बनवाने के, मैंने क्लाइंट के सिस्टम में ही उसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ ही एक ऑडिट सॉफ्टवेयर अटैच करवा दिया, उसके अंदर ही एक सॉफ्टवेयर डलवा दिया क्लाइंट सिस्टम में, सो दैट जब भी मुझे चाहिए मैंने सिस्टम में लॉगिन करा और वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल ली। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा एनालिटिकल्स टूल, या मैंने बताया था DA, डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स क्या होते हैं? नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का आता है दैट इज लाइक द लास्ट टॉपिक, डेटा एनालिटिकल टूल्स। सो डेटा एनालिटिक्स क्या होता है गाइस? बहुत ही सिंपल टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। डेटा एनालिटिक मीन्स कि जो भी हमारे को डेटा अवेलेबल है ऑडिट के लिए, उसको हम किस तरह से एनालाइज करें, दैट इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे लेजर्स हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लेजर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम जब ट्रायल बैलेंस देखते हैं, तुम सबको पता होगा ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस में काफ़ी सारे लेजर्स होते हैं, किसी का डेबिट, किसी का क्रेडिट बैलेंस। लेकिन बहुत सारे लेजर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आते। अब तुम बोलोगे कि सर आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कोई भी लेजर नहीं है जो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। फॉर एवरी लेजर शुड कम इन अ ट्रायल बैलेंस। लेकिन जिस लेजर का ज़ीरो बैलेंस है, अगर किसी लेजर का ज़ीरो बैलेंस है, दैट मीन्स ना तो डेबिट है ना तो क्रेडिट, तो वो कभी भी ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ ऐसे टूल्स बना लिए, कुछ ऐसे तरीके बना लिए, साइंस एंड आर्ट्स मतलब एक्सपीरियंस से या कुछ शॉर्टकट से या कुछ तरीके से, कि मैं जब भी कभी ऑडिट करने जाता हूँ मैं सारे लेजर्स की डिटेल निकलवाता हूँ। नॉट ओनली दोज लेजर्स जो हमारे ट्रायल बैलेंस में हैं, वो वाले लेजर्स भी, चाहे जिनका ज़ीरो बैलेंस था। और मैं देखता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस ट्रायल बैलेंस को ख़त्म करने के लिए जानबूझ के इन्होंने लास्ट में कोई एक एंट्री घुमा दी। एक जर्नल एंट्री तो करनी है, डेबिट का क्रेडिट तो करना है। हाउ वुड आई कम टू नो कि ये लेजर सही है कि गलत, या इसमें आ रहा कि नहीं आ रहा? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी को अपनी करंट रेशो इंक्रीज़ करनी है, मतलब करंट एसेट बढ़ाने हैं और करंट लायबिलिटी कम करनी है। एक बंदा था M, जिसको पे करने थे कंपनी ने लेट्स से $300 या $3,000 कंपनी ने उसको पे करने थे। कंपनी ने पे नहीं करे, कंपनी ने वैसे ही इसकी लास्ट डे पे कोई एंट्री घुमा दी, कुछ ऐसे कर दिया, डेबिट M, क्रेडिट कुछ भी कर दिया, एक्सपेंस कुछ भी लिख दिया उल्टा सीधा। ठीक है, दैट मीन्स इसका लेजर खत्म हो गया, जीरो हो गया। अब पॉइंट इज, ये लेजर जीरो हो गया तो वो ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो लेजर का बैलेंस क्या हुआ, कैसे हुआ। तो दिस इज कॉल्ड लाइक डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स टूल्स। सो दिस इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग एंड एनालाइजिंग
patterns, deviation, and inconsistencies, and extracting other useful information in the data of the underlying or related subject matter of an audit through analysis, modeling, visualization for the purpose of planning and performing audit. कि ऑडिट प्लान और परफॉर्म करने के लिए मैंने कुछ एनालाइज किया, कुछ मॉडलिंग करी, चेकिंग करी, विजुअलाइज करा, अपने माइंड में सोचा कि कैसे कैसे हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ डाटा एनालिटिक्स के टूल्स बनाए. बिग डेटा क्या होता है हम सबको पता है. बिग डेटा रेफर टू डेटा सेट्स दैट आर वेरी लार्ज और कॉम्प्लेक्स. अब डेटा एनालिटिक्स के फीचर्स क्या हैं? तो पहला, इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ऑडिट टू हेल्प आइडेंटिफाई रिस्क, टेस्ट द कंट्रोल, and as a part of substantive procedure. The result still need to be evaluated using professional skills. मतलब डेटा एनालिटिक्स जो मैंने तरीका बनाया है कि लेजर्स निकालने का, जीरो बैलेंस के लेजर्स निकालने का, ऐसे नहीं है कि जितने लेजर्स का जीरो बैलेंस है वो सारे गलत है. हो सकता है एक्चुअली में किसी को पेमेंट एम को कैश में गई हो, तभी इसका एम का बैलेंस जीरो आ रहा है. तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि लेजर नहीं है तो गलत होगा. तो यहाँ पे मुझे अपना प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट भी लगानी पड़ेगी, बट डेटा एनालिटिक्स से मेरे को हेल्प मिल जाएगी इन सब चीज़ों में. मुझे इन चीज़ों के लिए खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. सो डेटा एनालिटिक्स कैन इनकॉर्पोरेट इन वाइडर रेंज ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल, डेटा कैन बी एक्सट्रैक्टेड एंड एनालाइज फ्रॉम सोशल मीडिया, पब्लिक सेक्टर डेटा, इंडस्ट्री डेटा एंड इकोनॉमिक डेटा. काफ़ी ज़्यादा डेटा हम इकट्ठा करके उससे अपना एक आउटपुट रिजल्ट बना सकते हैं. अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? द क्वालिटी ऑफ ऑडिट कैन बी एनहांस्ड, कि क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी. हालांकि इसमें हमारी जजमेंट चाहिए, बट फिर भी हमारी जजमेंट भी अच्छी क्वालिटी की हो जाएगी. रिजल्ट्स कैन बी विजुअलाइज ग्राफिकली विच में इंक्रीज यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ द रिपोर्ट. कि जो डाटा एनालिटिक्स के रिजल्ट्स आए हैं, तो रिजल्ट में मैंने जैसे कुछ ग्राफ्स बना लिए किन्हीं चीज़ों के, वो ऑडिट प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म मोर क्विकली एंड टू अ हायर स्टैंडर्ड. Audit procedures can be carried out on continuous basis rather than focus on year end. कि continuous basis पे हर साल मैंने डेटा एनालिटिकल टूल्स बनाए हुए हैं, एक सॉफ्टवेयर टाइप ही बनाया हुआ है मैंने, ऑडिट सॉफ्टवेयर कह सकते हो इसको, कि मैंने ये बनाया हुआ है, इसको मैंने रन करा, जो भी चीज़ें हैं रिजल्ट मेरे को आ गए, उससे मैंने अपना देख लिया हर महीने का, रादर देन पूरे साल का एक बारी में करने का. रिपोर्टिंग टू क्लाइंट और यूज़र विल बी मोर टाइमली. अगर हम डेटा एनालिटिकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्लाइंट को और जल्दी दिया जा सकता है, टाइम वेस्ट नहीं होगा. यूज़ ऑफ डेटा एनालिटिक्स में रिजल्ट इन मोर फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट ओवर द कोर्स ऑफ ईयर. कि इसमें ऑडिटर और क्लाइंट का बहुत ज़्यादा इंटरैक्शन होगा, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स हमें क्लाइंट का डेटा बार बार चाहिए होगा कि अच्छा अगले महीने का डेटा भी भेज, हम फिर इस पर टूल्स लगाते हैं, अगले महीने का डेटा भी भेजो. रिडक्शन इन बिलेबल आवर्स एज ऑडिट एफिशिएंसी इंक्रीजेस. मतलब बिलेबल आवर्स क्या होते हैं? कि जैसे मेरा क्लाइंट है, क्लाइंट पे अगर मैं 2 बंदे भेजता हूँ, 2 लड़के, कि तुम जाके क्लाइंट के पास काम करो 8 घंटे, तो 8 घंटे इसने काम किया, 8 घंटे इसने काम किया. तो क्लाइंट से जब हम पैसे फीस चार्ज करते हैं, तो फीस शुड बी जस्टिफाइड. ऐसा नहीं है क्लाइंट को मैंने बोला कि मैं आपको ऑडिट कर रहा हूँ, आपसे मैं इतनी फीस लूँगा फिक्स. वो बोलेगा ये जो फीस आप ले रहे हो इसकी कुछ तो जस्टिफिकेशन दो, ये थोड़ी कुछ भी मुँह मांगी कीमत मांग लो. तो मैंने बोला कि ये मेरा एक एम्प्लॉई है, ही इज़ ACC है, 8 घंटे पर आवर इसका डॉलर रेट है 30, तो दैट मीन्स $240 इसके, $240 इसके, दैट मीन्स पर डे $480 का आपका एक्सपेंस है, प्लस हमारे सर्विस चार्जेस, तो $500 पर डे का आपका एक्सपेंस है. ठीक है, तो ऐसे जितने दिन ये काम करेंगे उनके 500 उसको पैसे देने पड़ेंगे फीस, प्लस जो प्रोफेशनल आएगा वो भी. दीज आर कॉल्ड बिलेबल आवर्स, के किन घंटों के लिए क्लाइंट से हम बिल करते हैं. अब अगर हम डेटा एनालिटिकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ज़्यादा काम नहीं करेंगे, क्लाइंट के पास 1 घंटा ही जाएंगे, क्योंकि सारा काम तो मोस्टली डेटा एनालिटिकल टूल्स नहीं कर लिया, चेकिंग चुकिंग सब कुछ उसने कर लिया, हमें सिर्फ उसने रिजल्ट निकाल के दे दिया. अब उसमें जाके हमें अपनी जजमेंट करनी है, जिसको 1-2 घंटे लगेंगे. सो दैट मीन्स रिडक्शन इन बिलेबल आवर्स एज ऑडिट एफिशिएंसी इंक्रीजेज, ऑल्दो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर द क्लाइंट बट लोअर फीस फॉर द ऑडिटर. के क्लाइंट को फ़ायदा होगा क्योंकि क्लाइंट की फ़ीस कम हो जाएगी, लेकिन ऑडिटर का नुकसान है क्योंकि उसकी फ़ीस कम हो जाएगी. ठीक है ना. अब आती है इसकी लिमिटेशंस. देयर आर स्टिल लिमिटेशंस टू द ऑडिट एंड देयरफॉर ऑडिटर नीड टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू प्लेस टू मच कॉन्फिडेंस इनटू डेटा एनालिटिक्स. इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखना, क्योंकि अपनी प्रोफेशनल जजमेंट भी चाहिए. As with analytical procedures in general, the quality of data analytics depends upon the reliability of data used. जितना जैसा डेटा उसमें यूज़ होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा. अब डेटा ही उसमें ख़राब किया, डिटेल्स ही पूरी नहीं डली सॉफ्टवेयर में,
तो हमारा रिजल्ट भी खराब आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एस्टिमेट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत सारे एस्टिमेट्स भी होते हैं। कैसे? हमारे होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ खर्चा हमें अगले महीने करना है, एस्टिमेट है। प्रोविजंस जैसे हो गए, तुमने पढ़ा होगा। चलो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस छोड़ के लेट्स टॉक अबाउट प्रोविजंस। प्रोविजंस फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस, अलाउंसेस, यहाँ पे ACCA में भी कॉल देम अलाउंसेस, तो ये एस्टिमेट होते हैं। अब एस्टिमेट का डेटा एनालिटिक्स का कोई रोल ही नहीं बन पाएगा। हाउ डेटा एनालिटिकल टूल्स विल फाइंड के अलाउंस सही है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो हमें अपनी जजमेंट चाहिए होगी। डेटा एनालिटिकल्स विल नॉट रिप्लेस द नीड ऑफ ऑडिटर्स टू यूज प्रोफेशनल स्केप्टिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट। डेटा एनालिटिक्स अपना दिमाग लगा के रिजल्ट नहीं निकाल सकती, हमें तो जजमेंट चाहिए ही होगी। Because of these limitations, the auditor is still only able to give reasonable assurance even though 100% of population being tested. चाहे 100% of population का मतलब ये नहीं है कि सारे लोगों को टेस्ट किया। 100% population means सारा डेटा पूरा टेस्ट कर भी लिया, तब भी प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। ठीक है। अब गाइस आगे का जो ये टॉपिक है, ये जितना भी आगे दिया हुआ है इसको बिल्कुल एक बार पढ़ लेना। दिस इज वेरी जनरल, ये बहुत ही जनरल है। ठीक है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। अगर डेटा एनालिटिकल टूल के तरीके से समझना है तो इसको ऑडिट सॉफ्टवेयर के टूल से समझ के देखना, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बस यही, इसको पढ़ लेना, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। कुछ भी समझना आए तो डू लेट मी नो, ठीक है, कमेंट्स में डाल देना या ग्रुप में लिख देना, मैं वो टॉपिक समझा दूंगा। नेक्स्ट आता है गाइस, चलो इसके हमारे क्वेश्चन। सो लेट्स डू दी क्वेश्चन। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 2 3 सॉल्व करने वाले हैं, बेसिकली लिखने वाले हैं, तो ये तुम लिख लेना। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, 4 के कितने क्वेश्चन हैं? या लेट्स डू वन थिंग गाइस, एक्चुअली मुझे अभी बहुत अर्जेंटली कहीं जाना है, तो आई एम डूइंग टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5, ये कर लेते हैं। बाकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 तुम कर लेना। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 इज, you are planning to audit Worsley Company, a company that sells diamond and other precious stones. You have decided to use the work of auditor's expert to provide sufficient appropriate evidence over the valuation of inventory. कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन के लिए तुमने एक एक्सपर्ट को बुलाया। ठीक है, हम ऑडिटर हैं, हमने एक स्पेसिफिक पर्सन को बुलाया जो इन्वेंट्री चेकिंग में एक्सपर्ट है, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, उसको बुलाया, उसने आके हमें ऑडिट करा। उसने आके ऑडिट करके बताया कि वैल्यूएशन इन्वेंट्री की आज की डेट में इतनी बनती है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा इन्वेंट्रीज पे काम नहीं करते, तो हमें नहीं पता इन्वेंट्री की आज की वैल्यू क्या बनती है। ये इसने हमें बताया कि डायमंड है और प्रीशियस स्टोन्स हैं। ऑब्वियसली अब हम नॉर्मल ACCAs हैं, हमें क्या पता एक डायमंड की या प्रीशियस स्टोन की क्या क्या वैल्यूज हैं। तो अब ऑडिटर्स एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया ताकि वो हमें चेक करके बताए कि डायमंड और प्रीशियस स्टोन्स की सारी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है। बिफोर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, व्हाट फैक्टर्स यू मस्ट कंसिडर। हमें एक ऑडिटर एक्सपर्ट को बुलाने से पहले क्या क्या फैक्टर्स टेस्ट करने पड़ेंगे। तो पहला कॉम्पिटेंस, इसकी कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्स करनी पड़ेगी चेक। कैपेबिलिटी, ऑफ कोर्स इसकी कैपेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिविटी, ऑफ कोर्स इसकी ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट करनी पड़ेगी। रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी ऑफ सोर्स ऑफ डेटा का मतलब है कि ये इन्वेंट्री के लिए जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ये तो जब ये आ जाएगा ये तब हमें बताएगा कि जो डेटा मुझे और डेटा चाहिए जिससे मैं अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर सकूं। दैट मीन्स अभी के लिए बिफोर अपॉइंटमेंट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो अपॉइंटिंग के बाद ये बताएगा कि डेटा में क्या कमी है। सो दैट मीन्स ABC, 1 2 3, दैट मीन्स A इज़ द आंसर। कि बिफोर अपॉइंटिंग द एक्सपर्ट हमें एक्सपर्ट के बारे में जानना पड़ेगा, ना कि इस डेटा के बारे में। नेक्स्ट, हाउ कैन ऑडिटर असेस द कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। हम उसकी कॉम्पिटेंस कैसे चेक कर सकते हैं? तो पहला इसमें है ऑब्टेन कॉपीज ऑफ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स एंड मेक इंक्वायरीज ऑफ एक्सपर्ट। हाँ, ये भी चेक करेंगे। आस्क फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट ऑफ देयर इंडिपेंडेंस। गाइस कभी भी हम ऑडिटर से नहीं पूछेंगे कि तू इंडिपेंडेंट है कि नहीं, किसी से तेरा लिंक है कि नहीं। हम ऑब्वियसली कोई बंदा मुंह से थोड़ी बोलेगा कि मेरा लिंक है, तो हम कभी भी किसी से कंफर्मेशन के लिए नहीं पूछते। हम
इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेट होके उसे साइन करा सकते हैं, लेकिन हम किसी से डायरेक्टली पूछ नहीं सकते। दैट मीन्स ये तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं, तो सेकंड इज नॉट द आंसर। सॉरी गाइज, मुझे बीच में बार बार फोन आ रहा है, तो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। तो सेकंड जहां जहां पे आ रहा है इसको काट दो, सो दैट मीन्स सी हमारा हो गया आंसर। मैंने थर्ड को देखा ही नहीं, सीधा देखा जो सेकंड है, ये चीज़ कभी डायरेक्टली नहीं होती, तो हम डायरेक्टली इसको हटा देंगे। थर्ड, what must be agreed with the auditor's expert in writing before the work is performed, कि काम करने से पहले ऑडिटर से हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो पहला, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टीज, ये हम डिस्कस करते हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट आई थिंक हम नहीं करेंगे, क्योंकि लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट तो ये हम हैं, ये क्लाइंट और ये ऑडिटर एक्सपर्ट। लिमिटेशन ऑफ ऑडिट तो हमारे और क्लाइंट के बीच में होगी, हम इससे कोई लिमिटेशन थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन ऑफ ऑडिट इज डिस्कस बिटवीन अस एंड द क्लाइंट एंड नॉट दिस पर्सन, तो ये नहीं चाहिए। तो सेकंड यहाँ पे भी जहाँ आ रहा है उसको काट दो, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो बी आ गया हमारा डायरेक्टली आंसर। ठीक है ना, लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट आर डिस्कस बिटवीन क्लाइंट एंड दिस पर्सन। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, एक्सपर्ट्स वर्क के लिए क्या चीज ट्रू है। तो पहला, द ऑडिटर कैन रिलाई ऑन एक्सपर्ट वर्क एंड डज नॉट नीड टू रिव्यू इट। गाइज ये चीज हमने पढ़ी हुई है कि जब भी कोई ऑडिटर एक्सपर्ट भी काम करता है, हमें एक रिव्यूअर चाहिए उसके लिए। उसने भी काम करा है तो हमें उसका भी रिव्यू एक बार करना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। The auditor may choose not to review the expert's work if it is in the area in which auditor has knowledge or experience. The auditor may choose not to review expert's work if it is in an area in which the auditor has knowledge and expert. अब ये कौन से ऑडिटर की बात कर रहे हैं, हमारी या एक्सपर्ट की। अगर ऑडिटर लिखा हुआ है तो आई मीन ये हमारी बात कर रहे हो कि हमें अगर डायमंड की नॉलेज है और एक्सपर्ट ने डायमंड का ऑडिट करा है, नहीं रिव्यू तो तब भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम रिव्यू कर लें, रिव्यू छोड़ देंगे, रिव्यू तब भी करना पड़ेगा। द ऑडिटर मस्ट रिव्यू द अजम्पशन एंड सोर्स डेटा यूज्ड बाय एक्सपर्ट टू एंश्योर दे आर रीजनेबल एंड रिलायबल। ये मुझे ठीक लग रहा है कि ऑडिटर को उसका सारा काम चाहे वो रिव्यू ना करे, लेकिन उसको सोर्स डेटा और एजम्पशन जो भी उस एक्सपर्ट ने एजम्पशंस ली हैं या जो भी सोर्स डेटा जिससे उसने अपना रिजल्ट दिया है, अपना बताया है इन्वेंट्री के बारे में, वो हमें चेक करना पड़ेगा। द ऑडिटर विल एंगेज अ सेकंड एक्सपर्ट टू रिव्यू द वर्क ऑफ फर्स्ट। ना ऐसा तो ये थोड़ी करेंगे फर्स्ट के लिए सेकंड को, सेकंड के लिए थर्ड को, ऐसा नहीं होगा। ऑडिटर ने काम करा, हम उस पर रिलाई करेंगे, लेकिन हम सोर्स डेटा और एजम्पशंस जो उसने करी है उसको जरूर चेक करेंगे कि आपने कौन सा डेटा उठा के अपना रिजल्ट बताया है, आपने क्या क्या एजम्पशंस ली है, ये चीज हम उससे जरूर पूछेंगे। तो सी इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को क्या डिफाइन करते हैं सबसे ज्यादा। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, यू कैन से दैट। हमें क्या बताना है, बेस्ट डिस्क्राइब, तो इट इज ऑल्सो राइट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज समवन अपॉइंटेड बाय कंपनी टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर द ऑडिटर, नहीं, स्पेसिफिकली एविडेंस ऑफ ऑडिटर के लिए मैनेजमेंट एक्सपर्ट नहीं होता। अब मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज समवन रिकमेंडेड बाय ऑडिटर विच मैनेजमेंट अपॉइंट्स टू प्रोवाइड एविडेंस टू द ऑडिट, ये भी गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट को कभी भी ऑडिटर रेकमेंड नहीं करता। मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो कंपनी खुद हायर कर सकती है, मैनेजमेंट को अपने लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए, सिंपल, नाम से पता चल रहा है। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज समवन अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू प्रोवाइड एविडेंस फॉर मैनेजमेंट विच मे बी रिलाइड ऑन द ऑडिटर। मतलब मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो बंदा है जो मैनेजमेंट के लिए काम करता है, वो मैनेजमेंट को एविडेंस ला के देगा, चाहे वो जो एक्सपर्ट है उसका जो एविडेंस है वो हो सकता है ऑडिटर के भी काम आ जाए, हो सकता है वो ऑडिटर के भी काम आ जाए, लेकिन उसको मैनेजमेंट कंपनी हायर करती है और कंपनी ही उससे काम कराती है। हो सकता है उसका डेटा ऑडिटर भी यूज कर ले, बट दिस इज हायर्ड बाय द कंपनी ओनली। तो डी इज द आंसर। और इसी के साथ हमारा फाइनली ये चैप्टर खत्म होता है। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।